फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो पहले इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये प्रीएम्बल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economical and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So last मैंने एक लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि प्रीएम्बल एक्चुअली में होता क्या है, और प्रीएम्बल मैंने बताया था ये इक्वलेंट टू इंट्रोडक्शन। हमारे प्रीएम्बल में ये जो मैंने बोला था कि ये एक तरह से जिस्ट है, मतलब जिसमें सारा का सारा सार है पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी को हम लोग प्रीएम्बल बोलेंगे। ठीक है, ये एक तरह से हमारे मतलब प्रीफेस टाइप का है। ओके, मैंने देखो अलग अलग कलर से मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। पहला है पिंक कलर से, है ना, दूसरा है रेड कलर से कुछ टर्म्स लिखे हैं, फिर इसमें जो येलो कलर से जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और फिर मैंने देखो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 ये मैंने ग्रीन से कलर करके मेंशन किया है। तो मैंने स्पेसिफिकली इनको कलर किया है ताकि ये चीज बताने के, तो ये जो चार कलरिंग है मैंने ये बताने की कोशिश की है इसमें कि हमारे जो प्रीएम्बल है वो चार चीजों, चार कंपोनेंट से बना हुआ है ना, वो चार कंपोनेंट्स को रिवील करता है। ये चारों कलर उसी चीज को इंडिकेट करते हैं। सो पहला कलर है पिंक। तो प्रीएम्बल का जो चार कंपोनेंट्स में है, तो वो चारों कंपोनेंट्स में पहला कलर मैंने पिंक से मेंशन किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज रिवील करता है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन लोग हैं? ये पीपल हैं, जो लोग हैं, उन्होंने ही मतलब इस चीज को डिराइव किया है। कॉन्स्टिट्यूशन को जो जितनी भी पावर मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन कहां से डिराइव हुआ है, उसकी अथॉरिटी कौन है, सोर्स कौन है, वो पीपल ऑफ इंडिया है। अच्छा, सो नेक्स्ट है, देखिए रेड कलर से मैंने मार्क किए हैं कुछ वर्ड्स, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये बताते हैं कि हमारे जो इंडियन स्टेट का नेचर होगा वो कैसा होगा। देखो इसमें ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है, अगर आप पढ़ो, इंडिया इनटू ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यहां से अगर आप देखिए तो ये देखिए इंडिया इनटू, इंडिया को हम लोग किस तरह का बनाना चाहते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये क्या चीज कॉन्स्टिट्यूशन में रिवील करता है कि हमारा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। सो नेक्स्ट है, आप देखिए कि येलो से मार्क वर्ड है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो देखो इसमें लिखा है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी ये क्या होगा, ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव होंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। अगर इसको ऐसे लिखा जाए, ये चारों के चारों जो वर्ड्स हैं, ये चारों के चारों जो वर्ड्स हैं, ये क्या पॉइंट आउट करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो ये थर्ड इसका फीचर है, यानी ये थर्ड चीज जो रिवील करता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। सो नेक्स्ट थिंग मैंने ग्रीन से मार्क की है, ये बोलता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये क्या मेंशन करता है कि डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ इनैक्टमेंट और कब दिया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहां मेंशन है, वो यहाँ पे मेंशन है। चौथी चीज जो रिवील करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये डेट, ये मैंने ग्रीन से मार्क किया है। तो ये क्या चीज रिवील करता है, वो डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपका सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को उस फर्स्ट जो मैंने बताया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में देखा जाए तो ये अगर ये हो गया, और उसके अलावा क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये एक और ऑब्जेक्टिव हो गया, ये थर्ड हो गया। फोर्थ क्या होगा, ये डेट ऑफ एडॉप्शन। तो फिर से देखा जाए हमारा क्या चीजें, चार चीजें रिवील करता है। पहला सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन है, भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट लाइन लिखी है।
फिर उसके बाद सेकंड क्या बताता है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। हमारा जो इंडियन स्टेट होगा वो किस तरीके से होगा, सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, तो ये यहाँ पे मेंशन है। और थर्ड मैंने बताया आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स, ये कहाँ मेंशन है, ये येलो से, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमारे प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फिर चौथा डेट ऑफ एडॉप्शन, ठीक है, ये 26 हम लोगों को बताता है। अच्छा, इनमें से कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन करना बहुत नेसेसरी हो जाता है, जैसे सोवरेन। यहाँ पे सोवरेन का क्या मतलब है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सेकुलर का, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, रिपब्लिक का, जस्टिस का क्या मतलब है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी से क्या मतलब है, और ये सारे टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा एक एक करके, तो वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। सो फर्स्ट टर्म जो यूज हुआ है वो है सोवरेन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फर्स्ट टर्म यूज हुआ है दैट इज द सोवरेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन? तो सोवरेन ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सोवरेनिटी या सोवरेन, किसी कोई नेशन सोवरेन है या हमारा जो सोवरेनिटी है उसका मतलब क्या। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या, कौन 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 से है, पहला मैंने आप लोगों को बताया नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, उसके तहत ये सोवरेन आएगा। ओके, तो सोवरेन का मतलब क्या है, इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। नेचर कैसा होगा इंडिया का, इंडिया इज सोवरेन कंट्री। अगर बोले इंडिया इज सोवरेन कंट्री, सोवरेन कंट्री का मतलब ये है कि इंडिया एक तरह से इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इंडिपेंडेंट का मतलब सेम वैसे ही है जैसे कि एक चाइल्ड होता है, ठीक है, वो इनिशियल ईयर्स में अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। ओके, लेकिन क्या होता है जैसे ही वो अपनी खुद की सर्विस करने लग जाता है वैसे ही वो क्या हो जाता है, एक चाइल्ड मतलब सर्विस करने लग जाता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो सेम सोवरेनिटी का मतलब सेम वैसे ही है कि हमारा जो नेशन है इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, किस चीज के लिए, अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए, ठीक है, वो बाइंडिंग नहीं है, मतलब वो किसी पे मतलब कोई उस पे फोर्स और कोई भी अथॉरिटी उसके ऊपर रूल नहीं कर रही है। इंडिया जो है कोई भी डिसीजंस लेगी वो खुद अपने आप से लेगी। सो व्हाट इज द इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये अभी और अच्छे से क्लियर करता हूं मैं, और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि इंडिया जो है, अगर इंडिया चाहे तो जब भी डिसीजंस ले सकती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी। अच्छा, अगर मान लीजिए इंडिया जो है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेरियस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जैसे कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप लेना, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप, या फिर यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप लेना, इन दो चीजों की मेंबरशिप को लेना, क्या ये सोवरेनिटी का लॉस करता है या नहीं? मतलब इंडिया अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं होगी, ऐसा कोई लॉस होता है या नहीं इन दोनों की मेंबरशिप लेने से? तो इसका आंसर होगा नो, इसका आंसर होगा नो। वाई? इंडिया की सोवरेनिटी का कोई भी लॉस नहीं होगा अगर वो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप से लेने जाए। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन भी इंडिया ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप लेने का, ये इसने खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया है। ओके, इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये विलिंगनेस इसने खुद दिखाई है। ओके, ये खुद विलिंग था कि मैं यूनाइटेड नेशन या फिर कॉमनवेल्थ मेंबरशिप लेने जाऊं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जैसे एंट्री इसकी इंडिपेंडेंट है वैसे ही एग्जिट भी इसका इंडिपेंडेंट है कि वो जब चाहे यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप या कॉमनवेल्थ नेशंस की मेंबरशिप से विथड्रॉ कर सकता है। विलिंगली एंट्री एंड विलिंगली विथड्रॉ, ठीक है। सो ये हमारी सोवरेनिटी का किसी भी तरह से लॉस नहीं होता है। ये क्वेश्चन अगर पुटअप हो जाए कि is there any harm to our sovereignty when you join commonwealth nation membership or united nation membership, so there is no loss in sovereignty। अच्छा, सोवरेनिटी का एक मतलब और होता है, वो ये कि इंडिया कोई भी बाहर की टेरिटरी चाहे तो वो ऑक्यूपाई कर ले या फिर सीड मतलब दे दे, ठीक है। कोई भी टेरिटरी, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सिटी है इंडिया में, ओके, वो सिटी अगर दूसरे कंट्री बांग्लादेश को दे दे इंडिया, तो वो अपनी इच्छा से देगी,
ठीक है। नौ परगना का जो अभी इनक्लेव्स का जो एक्सचेंज हुआ है, तो वो इंडिया ने अपनी विलिंगनेस से किया है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है वो डिसीजन लेने के लिए, तो उसमें इंडिया की सोवरेनिटी का कोई हार्म नहीं होता है। अच्छा, क्या करें कि कोई कश्मीर, कोई जैसे मान लीजिए कल की डेट में सिंध, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो सिंध की कुछ टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ले इंडिया, तो ऐसा कोई सोवरेनिटी को लॉस होगा? नहीं होगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन। सो नेक्स्ट हमारे प्रिएम्बल में जो वर्ड यूज हुआ है वो है सोशलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे प्रिएम्बल में वर्ड जो यूज हुआ है वो है सोशलिस्ट। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो सोशलिस्ट का जो मतलब होता है वो ये कि इंडिया को लोगों की भलाई करना। सोशलिस्ट का मतलब, सोशलिस्ट नेशन यानी इंडिया का जो नेचर है वो सोशलिस्ट है। उसका एक और मतलब होता है कि वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट, ओके। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अभी इस चीज को और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं। सो हमारी जो सोसाइटी होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वो तीन तरीके की होती है अगर नेचर वाइज देखी जाए। पहली होती है कैपिटलिस्ट, दूसरी होती है सोशलिस्ट, और तीसरी होती है कम्युनिस्ट। इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं, ओके। कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी होती है उसका जो मेन मोटो और ऑब्जेक्टिव होता है वो है प्रॉफिट। दीज सोसाइटीज आर ड्रिवन बाय प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट इनका ऑब्जेक्टिव होता है, इनको जहां से भी प्रॉफिट मिलता है वो वही काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो कम्युनिस्ट होती है, ये कार्ल मार्क्स द्वारा डिफाइंड है, वो ये है कि ये जो सोसाइटी होती है वो क्लास लेस होती है, ठीक है, और स्टेट लेस होती है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? क्लास लेस का मतलब ये है कि वहां पे कोई भी गरीब, अमीर, ज्यादा वर्ग का ऐसे कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। स्टेट लेस का मतलब ये है कि कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी वहां पे जो उनपे बहुत ज्यादा प्रेशर डाले, रूल डाले। पीपल आर इंडिपेंडेंट टू टेक देयर ओन डिसीजंस एंड व्हाटएवर दे वांट दे विल डू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इंडिपेंडेंस इतनी ज्यादा है वहां पे, कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्लासलेस का मतलब ये है कि वहां की जो सोसाइटी है उसमें जो क्लासिफिकेशंस है, रिच, पुअर और मिडिल क्लास, ये सब नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो दैट इज द कम्युनिस्ट का एक और मतलब होता है इगैलिटेरियन सोसाइटी। इट्स इगैलिटेरियन, ओके। मतलब जहां पे हर क्लास के लोग एक जैसे हों। अच्छा, कोई भी क्लासिफिकेशन ना हो कि मतलब कि यहाँ पे जैसे मुकेश अंबानी रिच हैं, बहुत ज्यादा रिच हैं, है ना, उसी तरह गरीब ऐसे हैं जो बुंदेलखंड में रहते हैं जिनको घास की रोटी खानी पड़ती है, तो वो ना हो, एक ही लेवल पे हो सब। दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिस्ट, ओके। सो उसके बाद नेक्स्ट आता है वो है सोशलिस्ट, ओके। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि वेलफेयर, मतलब आपको लोगों की भलाई करनी है, ठीक है। अच्छा, आपको लोगों की भलाई करनी है, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट कंट्री। अच्छा, फर्दर कुछ बुक्स में इस तरीके से भी क्लासिफाई किया जाता है। जो सोशलिस्ट कंट्रीज होती हैं या सोशलिज्म होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है सोशलिस्ट, वो होता है डेमोक्रेटिक, और दूसरा जो सोशलिज्म होता है वो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब टूवर्ड्स, जैसे आप लोगों को अगर मोटा मोटा समझना हो तो ये कैपिटलिस्ट है क्लास, ठीक है, बीच में सोशलिज्म है और सबसे किनारे कम्युनिस्ट है, ठीक है। तो सोशलिज्म इन दोनों के बीच में है, ठीक है। अच्छा, जो डेमोक्रेटिक होगा वो क्लोज टू कैपिटलिस्ट होगा, जबकि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म बाय नेम इटसेल्फ ये बता रहा है कि ये कम्युनिस्ट के टूवर्ड्स होगा, ठीक है। तो सोशलिज्म का एक पार्ट इस तरफ होगा, एक पार्ट इस तरफ होगा। अच्छा, ये एक्सप्लेन करता हूं मैं भी। सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म और स्टेट सोशलिज्म का मतलब ये होगा कि जैसे इन दोनों में डिफरेंस डिमार्केशन में किया जाए तो इसमें क्या होगा, ओनली एवरीथिंग इज ऑफ स्टेट, नो प्राइवेट एंटिटी।
मतलब यहाँ पे कोई भी प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी प्राइवेट चीज का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो स्टेट ओन्ड होगा, हर चीज स्टेट के हाथ में होगी। जैसे हमारी पीएसयूज, बीएसएनएल क्या है, प्योर सरकारी कंपनी है, वैसे ही सरकारी कंपनी जितनी भी होंगी वो सब कम्युनिस्ट और स्टेट सोशलिज्म की होंगी। ठीक। अच्छा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या बोलता है कि आपकी प्राइवेट भी होगा वहां पे प्लस सरकारी भी होगा। अगर सही शब्दों में बोला जाए तो वहां पे गवर्नमेंट और बोथ एंटिटी विल एग्जिस्ट टुगेदर। लेकिन इन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, वो वेलफेयर करना, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो जो मार्क्सिस्ट थे, कार्ल मार्क्स थे, वो टुवर्ड्स कम्युनिस्टिक स्टेट्स थे, कम्युनिज्म उन्होंने काफी स्प्रेड किया था। लेकिन जो गांधीयन प्रिंसिपल थे, है ना, वो टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक सोशलिज्म थे। तो इंडिया का जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ओके, इंडिया का जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जहां पे सरकारी यानी गवर्नमेंट और स्टेट ओन जिसे बोले और प्राइवेट एंटिटी दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। ओके, 1991 के बाद इंडिया ने क्या किया था, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई थी। लिबरलाइजेशन मतलब कि आपने डिसइन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था, अपनी जो सरकारी कंपनियां थी उनको बेचना चालू कर दिया था, है ना, उनको प्राइवेट एंटिटी को और आने दिया था। जैसे पहले सिर्फ बीएसएनएल के लैंडलाइन कनेक्शंस होते थे, अब क्या है, एयरटेल, वोडाफोन, फॉरेन की कंपनी जैसे वोडाफोन वो भी आने लगी। ठीक है, तो जब से लिबरलाइजेशन किया, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जो कंपनीज होती हैं बाहर की, उनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो जितनी एफडीआई की फंडिंग होगी, जैसे आज की डेट में 2017 में ऑलमोस्ट 90% चीजों में एफडीआई जो है वो 100% कर दिया है। ठीक है, भले ही उसमें कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ वो हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 90% चीजों में एफडीआई जो है वो 100% है। तो एफडीआई मतलब कौन, प्राइवेट कंपनी आएंगी। प्राइवेट कंपनी का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो उसका मतलब क्या होगा, हमारी जो सोसाइटी होगी वो किस तरह की होगी, कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है इस समय वो सोशलिस्ट सोसाइटी से हटकर इस समय कैपिटलिस्ट की तरफ जा रही है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनीज का रोल बिगर हो रहा है, काफी बढ़ रहा है, एफडीआई बहुत आ रहा है, इसलिए उनका प्योर मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, उनका वेलफेयर नहीं मोटिव होता है, वो लोगों की भलाई नहीं करते हैं। ओके, दैट इज द मेन इशू। सो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि चाइना किस तरह की सोसाइटी है वहां पे इस समय, तो चाइना में लोगों को हैरानी होती है कि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है, द रूलिंग पार्टी इज कम्युनिस्ट। ठीक है, लेकिन वो इस समय क्या है, वो कैपिटलिस्ट कंट्री है। ये ऐसा बुक्स में लिखा जाता है कि कम्युनिस्ट है, और वो है भी पॉलिटिकल एंटिटी, ऐसे अगर उसको पॉलिटिकल कंट्री की रिप्रेजेंटेशन देना देखा जाए तो वो कम्युनिस्ट है। लेकिन अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो एज ए कैपिटलिस्ट कंट्री है। क्यों, क्योंकि चाइनीज जो टॉयज हैं, कोई भी चाइनीज कंपनी है वो आप देख लीजिए, वो क्या है, वो डंपिंग करती है बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स का, डंपिंग। उससे क्या होता है, उनको प्रॉफिट जनरेट करना होता है। ठीक है, आजकल चाइना का प्रोडक्ट हर जगह बिक रहा है, इसीलिए चाइना प्रोडक्ट, है ना, ये चाइना का माल है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो ये क्या है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी कैपिटलिस्ट, इट इज टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट कंट्री। अच्छा, कैपिटलिस्ट कंट्री के कुछ एग्जांपल जैसे और हो जाएंगे, यूएसए। सो नेक्स्ट वर्ड जो यूज हुआ है वो सेक्युलर। ठीक है, तो सेक्युलर का मतलब ये है कि इंडिया जो है, देखो दोनों में डिफरेंस है, इंडिया सपोर्ट्स ऑल रिलीजन्स। ये नहीं है, देखो नेगेटिव एसेंस में नहीं है इसका कि डू नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन। ठीक है, ये गलत है।
हमारा पॉजिटिव वे में इसको बोला गया, ठीक है। जो सेंटेंस का फ्रेमिंग है वो असर्टिव वे में है, ठीक है, वो नेगेटिव वे में नहीं है। ओके, अच्छा कैसे? इंडिया क्या मुस्लिम रिलीजन को सपोर्ट करता है? यस। हिंदुइज्म को सपोर्ट करता है? यस, ठीक है। सिखिज्म को सपोर्ट करता है? यस, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि इंडिया ये सारे रिलीजन को नहीं सपोर्ट करता। ओके, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। ओके, अच्छा सो नाउ अब ये क्वेश्चन बनता है कि सेकुलर के अलावा और किस तरीके के स्टेट्स हो सकते हैं? तो वो 3 तरीके के स्टेट्स होते हैं। पहला होता है सेकुलर, सेकुलर जो मतलब न्यूट्रल टू ऑल रिलीजन होता है। दूसरा होता है थियोक्रेटिक स्टेट्स, मतलब उन स्टेट्स का जो नेचर होगा वो मतलब कि उन स्टेट्स का एक वन पर्टिकुलर रिलीजन होगा। इसका एग्जांपल होगा इंडिया, और थियोक्रेटिक स्टेट्स का एग्जांपल होगा पाकिस्तान या फिर बर्मा, बांग्लादेश, ये भी होगा। और थर्ड होता है, वो होता है एथिस्टिक स्टेट। थर्ड इज एथिस्टिक स्टेट्स। एथिस्टिक स्टेट जो होता है वो सेक्युलर स्टेट का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कि वो एंटी रिलीजियस स्टेट्स होगा, ठीक है। वो सारे स्टेट्स के मतलब एंटी रिलीजियस होगा। जैसे सेक्युलर क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, मतलब वो सारे रिलीजन्स को सपोर्ट करेगा, लेकिन एथिस्टिक स्टेट जो होगा वो किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा। सो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। ओके, एक एग्जांपल देने की अगर बोली जाए तो स्वीडन, पहले का इंडिया, दूसरे का पाकिस्तान या बर्मा, तीसरे का स्वीडन। सो नाउ नेक्स्ट वर्ड जो यूज हुआ है उसका वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ये बचपन में पढ़ी थी ना वो, ठीक है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कोई भी डिसीजन, अगर स्टेट आपका इंडिया जो स्टेट है वो किसके द्वारा लिया जाएगा, उसमें कोई भी डिसीजन पीपल के द्वारा, है ना। और किसके लिए लिया जाएगा? लोगों के लिए लिया जाएगा, ठीक है। और वो डिसीजन किसका होगा? जनता का होगा, है ना। अच्छा, तो डेमोक्रेसी जो होती है वो 2 तरीके की होती है। पहला होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है मतलब इसमें डिसीजंस जो भी होंगे वो डायरेक्ट पीपल ले, है ना। कोई भी उसमें सुप्रीम कौन होगा? पीपल के पास अथॉरिटी होगी। ऑल द अथॉरिटी एग्जिस्ट विद पीपल। और इनडायरेक्ट में होगा कि जो भी पावर होगी वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी उनके द्वारा चुने गए, उनके द्वारा, द पीपल विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना, दे आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव्स, सो दे विल पोसेस द पावर। ओके, तो यहां पे क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर होगी। Representative will have power who will be elected by the people. Who will be elected by people. Okay, so डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अगर एग्जांपल देना चाहो, अगर कभी कोई पूछे कि कहां पे है सर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो आपकी स्विट्जरलैंड में है, ठीक है।
और इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया में है। उसका बेस्ट एग्जांपल इज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टर्म यूज हुआ है वो है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक वर्ड का मतलब ये है कि जो हमारा जो हेड ऑफ नेशन है ये उसके बारे में बताता है कि हेड ऑफ नेशन कैसा होना चाहिए, या फिर हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। ये हेड ऑफ द स्टेट के कैरेक्टर के बारे में बताता है। ये दो तरीके का होता है, पहला होता है मोनार्क और दूसरा होता है रिपब्लिक। ठीक है, मोनार्की मतलब ये होता है कि आपके मतलब चाइल्ड चेन से कोई हो। ओके, मोनार्की का मतलब ये है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो हेरिडिटरी इन नेचर हो। ठीक है, और रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो आपका हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। अच्छा, इलेक्शन कैसे होते हैं? दो तरीके से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शन होते हैं जिसमें जो लोग डायरेक्ट चुनेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट को चुनने के लिए जो लोगों द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो उनको चुनेंगे। ठीक है, तो ये कितने तरीके का होगा? डायरेक्ट होगा और दूसरा होगा इनडायरेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट मतलब जैसे इंडिया में जो आपके द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ना वही इनको इलेक्ट करेंगे। सो डायरेक्ट इलेक्शन का एग्जांपल होगा अफगानिस्तान, ठीक है, बहुत सारे, इंडोनेशिया हो सकता है। अपने आप भी देखा होगा कि अभी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ था वो काफी न्यूज में था। ठीक है, और मोनार्की जहां पे हेरिडिटरी होगा, यानी अगर प्रिंस चार्ल्स जैसे आप काफी नाम सुनते होंगे, तो ये कहां पे होता है? ब्रिटेन में। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड जो यूज हुआ है हमारे प्रीएम्बल में वो है जस्टिस। ठीक है, जस्टिस पे ध्यान देने वाली बात है वो तीन तरीके का है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का मतलब यह है कि ट्रीट ऑल नेशंस इक्वल। जेंडर आपका क्या होगा? ठीक है, कास्ट क्या होगी, रेस क्या है, रिलीजन क्या है, एंड सो ऑन। जो कुछ भी इनके बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई स्कीम चला रहे हो तहत उनको करना है। अच्छा, इकोनॉमिकल मतलब कि आपको हमारे जो नेशन है उसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज सारी रिमूव करनी है। दैट इज द पार्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आपको सारी रिमूव करनी है, दैट इज द पार्ट ऑफ जस्टिस। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब यह है कि कोई भी नेशन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो टर्म यूज हुए हैं वो है लिबर्टी। ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन फिर भी लिबर्टी मतलब कि फ्री एक्सप्रेशन, फ्री आपको कहीं पे भी मूवमेंट है, फ्री एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, फ्री मूवमेंट। ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आ जाती है, आपको हर चीज की आ जाती है। यू हैव गिवन फ्रीडम फॉर ऑल, फ्रीडम फॉर ऑल, हर चीज की आ जाती है, बट सर्टेन कंडीशंस, विद सर्टेन कंडीशंस। ओके, सो नेक्स्ट जो टर्म यूज हुआ है वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी तीन तरीके की है, हमारे प्रीएम्बल में बोली गई है, वो है सिविल, वो है सिविल, सेकेंड इज पॉलिटिकल एंड थर्ड इज इकोनॉमिकल।
तो ध्यान देने वाली है बात यह है कि सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी है, जबकि जस्टिस जो है वो अलग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वालिटी में क्या दिया, सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल दिया, और जबकि जो जस्टिस है वो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल है। तो जस्टिस में ध्यान दीजिएगा ये चीज, जस्टिस में जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो है सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ये चीज आपको याद रखना है। इसमें SEP है, इसमें देखिए ऑर्डर क्या है, CPE। ठीक है, CPEC चल रहा है ना, अगर भूल जाओ CPEC है। CPEC का मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एंड द लास्ट वर्ड इज यूज्ड इज फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड। ठीक है, अच्छा, फ्रैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड वाली जो फीलिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप करता है, फीलिंग्स डेवलप बाय, अगर इसका एग्जांपल देना हो वो है सिंगल सिटीजनशिप। ओके, अच्छा, फिर हम लोग देखते हैं कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रीएम्बल। ओके, तो प्रीएम्बल जो है पंडित नेहरू द्वारा, ध्यान दीजिएगा, पंडित, एक ही इसमें फैक्ट है, पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको वहां से अडॉप्ट किया था। जब इस डेट को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था पंडित नेहरू द्वारा, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 22 जैन 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था। प्रीएम्बल को लेके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है अक्सर कि इज प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रीएम्बल को हम लोग अमेंड कर सकते हैं या नहीं। अमेंडेबल और नॉट। ओके, हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि प्रीएम्बल को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानते हैं या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है बेरूबारी यूनियन का, को, ठीक है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा, फिर उसी के बाद 1973 में केशवानंद भारती का केस था। भारती का केस था, उसमें बोला, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्वेश्चन का जब सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया कि प्रीएम्बल को हम लोग अमेंड कर सकते हैं या नहीं, प्रीएम्बल अमेंडेबल और नॉट, तो केशवानंद भारती के केस में 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि यस, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। ठीक है, तब से हम लोगों ने एक ही बार अमेंडमेंट किया है। कब किया है, वो है अब तक जो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अब तक जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, वो है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड किए थे। ये पहले से नहीं थे, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले से कौन से वर्ड थे, सोवरेन था, डेमोक्रेटिक था,
रिपब्लिक था, ठीक है, ये सारे वर्ड्स थे। तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं, ये दोनों वर्ड्स और ये तीसरा वर्ड्स, ठीक है, ये तीनों वर्ड 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़े गए हैं। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, मैंने अक्सर देखा कि आप इन सारे वर्ड्स को एक क्रोनोलॉजी, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, जैसे कि अपने प्रियम्बल में आए। पहला आपको वर्ड दे देगा सोशलिस्ट, दे देगा सोवरेन, दे देगा सेकुलर, दे देगा इस टाइप से कोई भी है, डेमोक्रेटिक दे देगा, रिपब्लिक दे देगा, फिर जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी। तो ये लिस्ट का जो शॉर्टकट है, कैसे याद रखना है, वो बहुत अच्छा तरीका है। देखिए ध्यान दीजिए, पहले तीनों एस वाले वर्ड आए हैं, एस एस एस, ठीक है, फिर उसके बाद डेटा, इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग, SSDR है ना, SSDR, ओके। फिर उसके बाद आपको पता है कि डी के बाद क्या आता है, ई और एफ, है ना। तो यहां से देखिएगा, ऐसे बीच में गैप छोड़िएगा, EF, ठीक है, और JL, जस्टिस, लिबर्टी, ये बीच में भरना होगा, ओके। तो कभी भूल जाइए कि कैसे क्रोनोलॉजी में अगर आपको याद रखना है कि कैसे आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड पहले यूज हुआ है, वो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अच्छा, इनमें भी देखिए कि ये जो ये हैं, ये अल्फाबेटिकली उल्टे ऑर्डर में चलेंगे। पहले सेक्युलर का SE आएगा, फिर सोशलिस्ट आएगा, फिर सोवरेन आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों अल्फाबेटिकल उल्टे ऑर्डर में चलेंगे। तो ये अल्फाबेटिकल उल्टे में है, और अगर इसको याद करना है तो SSS, तीनों S एक साथ, फिर DR, D के बाद क्या आता है, E, और फिर F आता है, लेकिन बीच में क्या आ जाएंगे, JL आ जाएंगे, ठीक है। ये 3-4 बार ये फॉर्मूला प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा एज इट इज, ओके।